नमस्कार दोस्तों, मैं किरणा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी हिंदी में। तो दोस्तों, जिस यात्रा वृतांत का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो यात्रा वृतांत पढ़ेंगे, मतलब उसका भाग पढ़ेंगे, वह है 10, जिसमें यात्रा होगी सांडिया से होशंगाबाद। तो शुरू करते हैं यात्रा वृतांत को। नर्मदा भरपूर बह रही है, खूब पानी बरसा है इस साल। कहते हैं कि ऐसी वर्षा पिछले 100 सालों में नहीं हुई। वर्षा अभी अभी समाप्त हुई है। नर्मदा का पानी अभी भी मटमैला है। यहाँ नर्मदा पर लकड़ी का कच्चा पुल बनता है, लेकिन अभी उसके बनने में देर है। पानी कम हो तो बने। तो भाई दोस्तों, बात यह है कि ये है, मैंने इसको काफ़ी समय ले लिया है और इसे पूरा करना है, तो थोड़ा खींच के लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। नारियल फोड़ने तक के लिए पत्थर नहीं था। एक नाव पर नारियल फोड़े और नर्मदे हर के घोष के साथ सांडिया से चल पड़े। किस घोष के साथ? नर्मदे हरे, ठीक है। दिन था 19 अक्टूबर 1983 और साथी था फूल सिंह गौड़ नौजवान है, ठीक है। गौड़ नौजवान है, ऊंचा, पूरा, हट्टा कट्टा, शायद ही कभी बोलता है, मानो बोलना जानता ही न हो। रात माछा के मंदिर में रहे। मंदिर नर्मदा की कगार पर है, गांव दूर है। शाम को मैं कगार पर खड़ा नर्मदा को देख रहा था। पास के पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। देखने को नर्मदा का विस्तृत प्रवाह, सुनने को पंछियों का समवेत गान और चुपचाप ढलती शाम खूब अच्छा लग रहा था। तभी दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। वे इसी तरह से भौंक रहे थे। अच्छा, इसी तरह से मतलब बुरी तरह से भौंक रहे थे, मानो एक दूसरे को चीर कर रख देंगे। सारा मजा किरकिरा हो गया। खुशी के साथ प्राय दुख का पुछला लगा रहता है। सुबह आगे बढ़े। थोड़ी देर पर कुब्जा आ गई। कुब्जा और नर्मदा के एन संगम पर है अजेरा, ठीक है। कुब्जा और नर्मदा के एन संगम पर क्या है? अजेरा। अजेरा एक गांव का नाम है। एकदम खड़ी कगार पर होने के कारण यह गांव किसी हवा महल सा जान पड़ता है। हाँ, सॉरी दोस्तों, क्षमा प्रार्थी हूँ विघ्न के लिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्या कुब्जा और नर्मदा के एन संगम पर है अजेरा, ठीक है। अजेरा एक गांव का नाम है और वह हवा महल सा दिखता है, ठीक है। लगता था फूंक मारते ही झोंपड़ियां नीचे पानी में लुढ़क जाएगी, कुछ कुब्जा में कुछ नर्मदा में। हमने कुब्जा पार करनी चाहिए, लेकिन कंपा या कीच कादा इतना अधिक था कि पैर रखते ही अंदर दसते। नर्मदा से मिलने और उसके संग हो लेने की उतावली में कुब्जा मानो अपना असबाब यहीं भूल गई है। पास में एक किसान हल चला रहा था। उसने बताया कि दूर वह जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, लोग वहां से कुब्जा पार करते हैं। बरसात में नर्मदा और कुब्जा की धाराएं एक हो जाती है और इन खेतों की जगह पानी ही पानी लहराता है। अजेरा बरसात में टापू बन जाता है। अच्छा, अजेरा गांव है वो बरसात में टापू बन जाता है, ध्यान रखना। उन खेतों में से यानी नर्मदा और कुब्जा के दोआब में से चलकर लंबा घेरा लगाकर हमने कुब्जा पार की, तब अजेरा आ सके। शाम को गजनई पहुंचे। सामान से लदे फदे थे। गांव में घुसते ही एक ग्रामीण ने कहा, बड़ा आडंबर रखे हो। सारा आडंबर एक किसान के घर रखकर। आडंबर क्या होता है भाई? मतलब वजन हुआ, कोई सामान होगा। सारा आडंबर, आडंबर ही है ना, आडंबर। सारा आडंबर एक किसान के घर रखकर नर्मदा तट गए। वहां बैठकर नर्मदा की शोभा देखने लगे। थोड़ी देर में सामने से एक नाव आई और उसमें से एक सज्जन उतरे। उनसे बातें होने लगी तो कहने लगे कि गजनई में मेरी ससुराल है, चलिए वहाँ आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम खेतों में से जा रहे थे। मैंने कहा, खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। खेत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि खेतों में हल चल रहे हैं, बोनी हो रही है। अलसाई खेत जाग उठे हैं, अभी खलियान अच्छे नहीं लगेंगे, वे सोए पड़े हैं। जब फसल कटकर खलियान में पहुंचेगी तब खलियान अच्छे लगेंगे, उस समय खेत बेढंगे लगेंगे। इतना कहकर ऋतु वर्णन संबंधी एक कविता धारा प्रवाह सुना दी। मैंने कहा, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं, चौथी तक पढ़ा हूँ, कुछ और सुनाइए। पाठ 1, ईश प्रार्थना। मतलब लेखक कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे जान पड़ते हैं, तो फिर वो एक जो नाव से उतरा व्यक्ति कहता है कि चौथी तक पढ़ा हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि कुछ और सुनाइए, तो वो सुनाता है जो व्यक्ति था, ठीक है। वो क्या कहता है कि पाठ 1, इस प्रार्थना कहकर उसने पूरी प्रार्थना सुना दी। पाठ 14, मूर्ख लड़का कहकर मूर्ख लड़के की कहानी सुना दी। पाठ 44, रामायण के दोहे और दोहे सुना दी। एक लंबी कविता के रूप में शेख चिल्ली की कहानी सुनाई।
हर बार पहले पाठ का क्रमांक, फिर पाठ का शीर्षक, फिर पूरा पाठ। कोई 40 बरस पहले पढ़े और पाठ उन्हें क्या खूब याद थे। आपको तो पाठों के क्रमांक तक याद है। शुरू में मैंने जो ऋतु वर्णन सुनाया था वह पाठ 64 है। अब पलट कर वे मुझसे कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ही कुछ सुनाइए। तो मैं उन्हें कविता के आश्रम में 5 वर्ष रहने के बावजूद एक भी कविता न पाता। ठीक है, अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा और मैं शर्मिंदा होने से बच गया। मेरी मानसिकता कुछ ऐसी रही कि जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़कर आगे का पढ़ो, और जब यह सब पढ़ा पूरा हो जाए तो दिमाग खाली का खाली। पर अब सोचता हूँ कि बहुत उदरस्त करने के बजाय थोड़ा कंठस्थ करना ज्यादा अच्छा है। जिस घर में जिस घर में हम सामान रख कर गए थे वही उसकी ससुराल थी। वहां हमारा रहने के साथ साथ भोजन का प्रबंध भी हो गया। सुबह आगे बढ़े। रेवावनखेड़ी में नर्मदा में एक नाव देखते ही सदा चुप रहने वाला फूल सिंह बोल उठा, अरे इसमें तो पर्दा है। कहाँ उन्हें पर्दा वाली नाव मिली? रेवावनखेड़ी एक कोई जगह है, रेवावनखेड़ी, ठीक है, उसमें पर्दे वाली नाव मिली। याद रखना, इंपॉर्टेंट, निशान लगा लो, पूछा जा सकता है। प्रधान सी नाव। इस गौड़ नौजवान ने कभी ऐसी नाव नहीं देखी थी। मैंने कहा, इसमें पर्दे को पोल कहते हैं, इससे हवा पर्दे को पाल कहते हैं, इसमें हवा भरती है तो नाव चलती है, फिर खेना नहीं पड़ता। इसके बाद ईश्वरपुर को राइन नदी ने 3 ओर से गिरा था। किसे? ईश्वरपुर ने राइन नदी ने 3 ओर से गिरा था। ठीक है, राइन को 2 बार पार करके हम आगे बढ़े। तीसरी बार संगम के पार करना था, लेकिन कंपा देखकर छक्के छूट गए। होता यह है कि नर्मदा में जब बाढ़ आती है तो सहायक नदी का पानी थम जाता है और इसे रुके हुए मटमेले पानी की मिट्टी धीरे धीरे प्रवाह के दोनों ओर नीचे बैठती जाती है और कंपा या कीच कादा बनकर रह जाती है। यह प्राय संगम स्थल पर होता है। तब फेरा लगाकर नदी पार करने के सिवा और कोई चारा नहीं। देनवा पार करते समय 3 कंपावासियों का साथ हो गया। 75 साल के वृद्ध दादू, 75 साल का कौन था? दादू नाम का एक व्यक्ति था। और 55 साल के अधेड़ कक्का, 55 साल का कौन हो? अधेड़ कक्का हो। और 28 साल का नौजवान रम्मू, देखो 28 साल को नौजवान रम्मू हो, ठीक है। और दादू हो 75 साल को और कक्का हो 55 साल को। मामा फूफा लड़के भाई थे और बांके रिश्तो की काका मामा और फूफा के लड़के भाई थे। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि रम्मू उनका भतीजा है, खाते पीते किसान है। उनके मुंडे हुए सिर बता रहे, मतलब टकला मकल मरुस्तर जैसे, ठीक है, मुंडे हुए सिर बता रहे थे कि प्रकंपा इन्होंने अभी अभी उठाई है। जो जो प्रकंपा आगे बढ़ती है जटाजूट भी बढ़ते जाते हैं। अभी तक हम 2 थे, अब हम 5 हो गए। 5 पांडव, 3 कुंती के, 2 माद्री के, 2 माद्री के, 3 कुंती के। ठीक है, ठीक है, 5 पांडवों में पूछा जा सकता है कि कौन कौन है, तो अपन याद रखना, एक तो रम्मू है, एक दादू है, एक कक्का है। ठीक है, और अंग बताऊं कि रिश्ता है, मामा फूफा का लड़का है। ठीक है, तो 3 रम्मू दादू कक्का और 2 आप हो गया। एक तो कौन है? एक तो गोड नौजवान है फूल सिंह, एक खुद लेखक हो गया 5, और 5 हो गया कुंती के पुत्र, जिसमें 3 कुंती के, 2 माद्री के। ठीक, आगे बढ़ा। और दोपहर को हम जिस गांव में पहुंचे उसका नाम था पांडव द्वीप। नर्मदा तट पर बड़ी चहल पहल थी। यहाँ से 3 वृद्ध प्रकंपा उठा रहे थे। उन्हीं को विदा करने आए थे उनके संगे संबंधी। हम बैठे कि एक स्त्री ने कहा, महाराज भोजन तैयार है, अब नहा आइए। भोजन हुआ, फिर चलने का समय हुआ। नाते रिश्तेदार रो रो कर तीनों को विदाई दे रहे थे। एक बच्ची अपने दादा से लिपट कर सुबकियां भर भर कर रो रही थी और किसी तरह अलग नहीं हो रही थी। मैंने देखा हमारा नौजवान साथी रम्मू अपनी आंखें पोंछ रहा है। रम्मू बांका नौजवान है, ठीक है, बांका नौजवान है और लंबा है, सुगठित है और खुश मिजाज, बातों ने हद दर्जे का, उतना ही मिलनसार। रास्ते में कहने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक साथ एक 7 बरस की बेटी है, 4 बरस का बेटा। उनकी माँ अभी नहीं है। बच्चों को भाई के घर छोड़ आया हूँ। उन्हें छोड़ते समय इतना कष्ट नहीं हुआ जितना आज हुआ है। उस दिन जी कड़ा कर लिया था, बच्चों को सोते हुए छोड़ आया था। आज उस बच्ची को अपने दादा से लिपट कर रोते देखकर मुझे मेरे बच्चों की याद आ गई।
मैं अपने को रोक न सका, आंसू ढुलक आए। सप्ताह भर से थमे आंसू मौका पाते ही बाहर आ गए। आंसू को कोई कब कैद कर पाया है? सही है। मारू कब आ गई कुछ पता भी नहीं चला। मारू कोई जगह हो गया, नदी हो गई अभी, सारी नदी है मारू, ठीक है। हम अभी किनारे पर ही थे कि रम्मू मारू में उतर गया। रम्मू है कौन? मारू में उतर गया और कंपे में 4-6 डग चला ही था कि एकाएक धंसने लगा। जांग तक धंसता चला गया। वह बेहद डर गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अच्छा हुआ धंसना रुक गया। हम लोग भी उसमें हिम्मत दिलाते रहे। धंसना रुका तो हिम्मत बढ़ी। पहले उसने लाठी निकाली, धीरे धीरे एक पैर निकाला, फिर दूसरा और वापस आ गया। आज मरते मरते बचा। अंदर ही अंदर चला जा रहा था। रेवा माई ने बचा लिया। अच्छा, रेवा माई ने बचा लिया, वरना मारू तो मुझे मारे डाल रही थी। लंबा चक्कर लगाकर मारू पार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। किनारे किनारे ऊपर की ओर चले। गीले में जो कंपा मक्खन सा मुलायम था, सूखने पर वही कच्चे लोह सा कड़ा हो गया था, तड़क कर टुकड़ों में टूट गया था और पैरों में कांटे की तरह चुभ रहा था। 75 साल के वृद्ध दादू का इस सूखी पपड़ियाई धरती पर चलना देखा नहीं जाता, पर उनके मुंह पर उफ तक नहीं। तभी एक ग्रामीण मिला। उसने कहा कि इतना लंबा घेरा क्यों लगा रहे हो? उधर मारू जहाँ नर्मदा से मिल रही है वहां जाइए, वहां आसानी से पार हो जाएगी। असंभव। जब यहाँ इतना कीच कादा है तब संगम पर तो और भी अधिक होगा। वहां जाना व्यर्थ है। लंबा घेरा लगाकर मारू पार की। फिर बड़ा सतवांसा के सतवांशा कोई है इस गांव में हमारे साथ। कोई गांव है इस गांव में हमारे साथियों के परिचित रहते थे। उन्हीं के घर ठहरे और उन्हें जब मारू प्रसंग सुनाया तो हंसकर कहने लगे, अभी 2 रोज पहले ही गांव वालों ने संगम पर पेशरम की डगाले बिछाकर रास्ता बनाया। आपने नाहक चक्कर लगाया। एक तो इतना बड़ा चक्कर लगाया, ऊपर से मूर्खों में नाम लिखवाया। शाम के नर्मदा तट पर पूनों का भरा पूरा चांद निकला। धरती दूध से नहा उठी। कौन कहेगा कि दिन की धूप और रात की चांदनी मूलतः एक है? सूर्य प्रकाश जब सीधे आता है तो धूप कहलाता है, जब चंद्र ताल में नहाकर आता है तो चांदनी कहलाता है। भोर होते ही चल दिए। नदी तट की उपजाऊ मिट्टी देखकर मेरे किसान साथी कहते हैं, यह मिट्टी सोना उगलती है, सोना। इस तरफ बबूल बहुत है। रमू या कक्का बबूल की पतले डगाल को पकड़कर झटके से खींचते हैं तो डगाल पेड़ से अलग, फिर हाथ से ही कांटे निकाल देते हैं और दतोन तैयार। खाना भले ही रूखा सूखा मिलता हो, दतोन रोज ताजा दम मिलती है। शाम को बछवाड़ा पहुंचे। गांव के चबूतरे पर सामान रखा। प्रकंपावासी साथी सदावृत लेने निकल गए। मैं आश्रय की खोज में था। तभी एक शिक्षक आए और उनकी गौशाला खाली पड़ी थी, लिपी पुती और साफ सुथरी। वह हमें दे दी। शाम को बातें होने लगी। कहने लगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर जरूर रखना चाहिए। जहाँ कहीं अच्छे लोकगीत सुनने मिले तुरंत टेप कर लिए। इतने में घर से बुलाओ आया तो घर चले गए। हम लोगों के लिए चाय दूध ले आए। फिर कहने लगे, आप स्केच करते हैं, यह ठीक है, आपको एक कैमरा भी रखना चाहिए। हर बार स्केच करने का समय कहाँ। बीच बीच में उठकर घर चले जाते। जब भी आते नया सुझाव लेकर। पता है ये कौन लेके आता है? ये बछवाड़ा का एक शिक्षक है। कहता है ठीक है कि टेप रिकॉर्डर ले आओ या फिर एक कैमरा ले आओ, ठीक है। अगर चला आप आते। इस बार आए तो कहने लगे, आप जब परिक्रमा कर रहे हैं तो कम से कम 3 घर से भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। मेरे कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी रखूं, भिक्षा भी मांगूं, भला कौन देगा भिक्षा? लेकिन अब की जो सुझाव लेकर आए वह एकदम दिव्य था। आप राशन लेकर चलते हैं, यह ठीक है, लेकिन आपको थोड़े काजू किशमिश लेकर चलना चाहिए। खूब भूख लगी हो और भोजन बनने में देर हो तो 50-50 ग्राम काजू किशमिश खा लिए। क्या ही अच्छा हो यदि भिक्षा में लोग हमें काजू किशमिश दे, तब उनको 2 सुझावों को एक साथ पालन हो जाएगा। हालांकि काजू किशमिश खाए इतना अरसा हो चुका है कि अब तो यही समझ में नहीं आएगा कि उनमें काजू कौन और किशमिश कौन। सवेरे चल दिए। गनेरा के बाद नर्मदा का साथ छूट गया। अब कोई 10 किलोमीटर तक नर्मदा का साथ नहीं रहेगा। उसने अपना पाठ बदल दिया। दूर चलती गई। मानो पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने गई है। लेकिन प्रकंपावासी इस नर्मदा सूखे पाट को लांघने नहीं
इसे लांगते नहीं, ठीक है। इसलिए हमने भी इसे लांगा नहीं है, इसी के संग संग चले हैं। इसे बूढ़ी नर्मदा कहते हैं। बरसात अभी अभी खत्म हुई है, इसलिए इसे पुराने पाट में कहीं कहीं पानी भरा था तो कहीं खेती हो रही थी। दोपहर को घाट पहुंचे। कैसा एकांत स्थान! वृक्षों की घटा के कारण यह स्थल किसी आश्रम सा लगता था। पेड़ों पर हजारों तोते मंडरा रहे थे। नहाने के लिए कुंड था। यहाँ पर कंपावासी का अच्छा जमघट था। लेकिन ये सभी यहाँ से सीधे होशंगाबाद चले देंगे। नर्मदा के किनारे किनारे जाने से बड़ा फेरा लगना पड़ता है। हम बूढ़ी नर्मदा के संग संग आगे बढ़े और बाईं ओर से लाल पीली या कथई रंग की उड़ती गिरती टेकरियां सा चल रही थी। दाहिनी ओर नर्मदा का पुराना पाट था, जो अब सपाट हो गया था। मन में कैसा कैसा लग रहा था। नर्मदा नहीं भी है और है भी। रात बिकोर में रहे और अहोर खेड़ा से नर्मदा फिर मिल गई। उस तट से पहाड़ियों ने झांकना शुरू कर दिया। अब हमारी पगडंडी उबड़ खाबड़ टीलों में से थी और झाड़ी भी शुरू हो गई थी। सूरज कुंड पहुंचते दोपहर हो आई। मोहक मोड़ लेते नर्मदा मानो यहाँ एकांतवास कर रही हो। नदी तट पर घंटियां टनटनाते पशुओं के झुंड और 2-3 ग्वालों के अलावा और कोई नहीं है। ऊपर एक कुटी में सौम्य स्वभाव के एक युवा सन्यासी रहते थे। उनसे बातें होने लगी तो कहने लगे, 6-7 बरस पहले की बात है। एक दिन एक सन्यासी आए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। मैं नहाकर आ रहा था। मैंने उन्हें देखा, पर वे कुछ नहीं बोले तो मैं चुप ही रहा। शाम को गई। जब मुझे चिंता हुई, जाकर देखा तो वे वैसे ही बैठे थे। मैं उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लिवा आया, उनकी सारी व्यवस्था की। ये यहाँ कोई 5-6 दिन रहे। बंगाल के थे और वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। मैं भी वेदांती साधु हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं न जानता तो वे स्वयं न आते। किसी से कुछ मांगते नहीं, भिक्षा तक नहीं। शाम को गोरा पहुंचे। बाढ़ में यह गांव 2 बार तबाह हो चुका है। अब नदी से दूर चला गया है। नदी किनारे 6-7 घर बचे हैं। नर्मदा तट पर बनी कुटी में रात रहे। सुबह उठकर देखा, नर्मदा का पानी सुनहरा हो रहा था। थोड़ी देर में सूरज का ललछोहा गोला निकला। जो वह ऊपर चढ़ता गया, पानी में उसके प्रतिबिंब की चौड़ाई तो वही रही, लेकिन लंबाई बढ़ती गई और देखते देखते उसने एक दमकते स्तंभ का रूप ले लिया। यह तो मानो सूर्य का कीर्ति स्तंभ है। फिर तो मैं रोज सुबह शाम सूर्य चंद्र के सद्य निर्मित कीर्ति स्तंभ देखता। संसार के सभी कीर्ति स्तंभ एक न एक दिन ढह जाएंगे। केवल यही 2 है जो यावचंद्रादिवाकरो रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़े। खेतों में ज्वार उतनी ऊंची थी कि पूरा हाथी गायब हो जाए। चांदला के बाद तवा नदी आई। और हम तवा के किनारे किनारे आगे बढ़े। तवा और नर्मदा के संगम के निकट एक मंदिर दिखाई दे रहा था। पास लगता था, लेकिन वहां पहुंचते पसीना आ गया। यहाँ नर्मदा में खूब चट्टानें। कितने दिनों के बाद जलरव सुनाई दिया। उस तट के पहाड़ एकदम पास आ गए। पहाड़ की छत्रछाया में 2 बड़ी नदियों का संगम बड़ा मनोरम लग रहा था। ताव का पाट बहुत चौड़ा है, नर्मदा से भी चौड़ा। और अच्छा, ताव है ना, ताव नदी है, उसका जो पाट है वह नर्मदा से भी चौड़ा और उसमें पानी भी काफी था। बड़ी मुश्किल से तवा पार की, संगम में स्नान किया और बांद्रा भान पहुंचे। यहाँ से सड़क मिल गई। होशंगाबाद अब ज्यादा दूर नहीं है। बाईं और तवा, दाहिनी और नर्मदा, बीच में सड़क। 2 तरफ 2 नदियां, एक आ रही दूसरी जा रही और बीच में हमारा रास्ता। होशंगाबाद पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। सीधे यहाँ के सुप्रसिद्ध सेठानी घाट पहुंचे। यहाँ बहुत सारे परकंपावासी थे। कई तो बाहर पेड़ के नीचे ठहरे थे। हमें धर्मशाला में अच्छी जगह मिल गई तो यहाँ हमने 2 रात के लिए लंगर डाल लिया। ठीक है, 94 पेज नंबर। और यहाँ पर कुछ मेरी किताब में गड़बड़ झाला हो जाता है। क्या हो जाता है? गड़बड़ झाला क्या होता है? कुछ पेज है जो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। ये जैसे यहाँ से ये पेज यहाँ से शुरू होंगे। 94 इधर से
94, ये 95, ये 96। ठीक है, पढ़ते हैं। और हमारी जो 11वीं यात्रा है वह होशंगाबाद से हंडिया से, इंडिया नहीं है, हंडिया, होशंगाबाद से हंडिया। होशंगाबाद लंबोतरा शहर है। यहाँ के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। नर्मदा का पाट जितना चौड़ा है, घाट उतना ही विशाल है, मानो उसके नाप के बने हो। नदी में हिचकोले खाते डोंगे या पाल वाली नावें इस तट से उस तट चक्कर लगाती रहती हैं। आज से कोई 20 बरस पहले जब यहाँ आया था, तब घाट पर कितनी पनिहारिनें नजर आती थी, अकेली या झुंड में, सिर पर तीन तीन घघरी रखे। जब वे एक एक सीढ़ी चढ़ती तो पानी छलक छलक कर गिरता और उसके अंग अंग से लावण्य झरता। प्राय दिन भर उनका तांता लगा रहता। तब ये घाट कितने सजीव लगते थे। अब शहर में नल आ गया है, पनिहारिनें इक्की दुक्की ही नजर आती है। दिन की रौनक में कमी आ गई है। लेकिन सांझ के समय स्त्री जब जल में दीप जलाकर नर्मदा में प्रवाहित करती है, या मंदिरों की आरती का स्वर पानी में तैरता हुआ दूर दूर तक फैल जाता है, या कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती है, या कहीं कोई भक्त तद्वीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे का स्तोत्र पाठ करता है, तो पुरानी रौनक लौट आती है। रात को घाट पर किसी का प्रवचन हो रहा था। पास बहती नीरव नर्मदा और घाट की सीढ़ियों पर बैठकर शांतिपूर्वक सुनते श्रोता। मुझे लगा, यहाँ तो नाटक भी खेला जा सकता है, नृत्य का आयोजन भी हो सकता है। इन घाटों से बढ़कर खुला रंगमंच और क्या हो सकता है। और सामने तट का पहाड़ मानो मंच के पीछे का रेशम का पर्दा है। ठीक है, यहाँ 2 रात का विश्राम मिल गया तो दूसरे दिन खूब चले। शाम केवलारी और नर्मदा का संगम पड़ा। इसी संगम पर है खोकसर। क्या है? इसी संगम पर है खोकसर। यहाँ मंदिर में रहने की व्यवस्था होगी। मंदिर के आंगन में गौरी शंकर महाराज की समाधि बनी है। ठीक है, और गौरी शंकर नर्मदा के परम भक्त थे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की महिमा को खूब बढ़ाया। नर्मदा खंड में आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है, सुबह आगे बढ़े और इस ओर नर्मदा खूब फैल रही थी। किनारों और ऊंचे कम है। ठीक है, यहाँ के किनारे हैं जो ऊंचे कम है। ठीक है, बाढ़ के समय पानी दूर दूर तक फैल जाता है। पिछली बाढ़ों में कई गांव तबाह हो चुके हैं, कुछ नदी तट से दूर चले गए हैं। तीसरे पहर की बात है। नानपा घाट पार कर चुके थे। फूल सिंह कक्का और दादू आगे थे, मैं थोड़ा पीछे था। रमू मेरे साथ था। मैंने कहा, रमू आ जाओ, जरा नर्मदा जी के प्रवाह को देखो, पर वह नहीं आया। आगे बढ़ गया। मैं अकेला कगार तक गया। नर्मदा प्रवाह को एक झलक देखा और वापस पगडंडी पर आकर आगे बढ़ा। थोड़ा ही चला था कि सामने पगडंडी पर एक मगर को पड़ा पाया। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया, उसे एकटक देखता रहा। वह निश्चेष्ट पड़ा था। मैं समझ गया कि वह मरा पड़ा है, इसलिए उसकी ओर बढ़ा। लेकिन बड़ा ही था कि वह चारों पैर से नर्मदा की ओर तेजी से भागा और झाड़ झंखाड़ में ओझल हो गया। वह जमीन से घसीटता हुआ भागा था, इसलिए बड़ा शोर हुआ था। मैं बेहद डर गया। मगर के पानी से इतनी दूर ऊंचे कगार पर आने की बात मैं सोच ही नहीं सकता। जमीन पर वह ऐसी तेज दौड़ लगा सकता, यह भी कल्पना से परे था। वह मुझ पर झपट सकता था, यानी अपनी पूंछ के एक ही वार से मुझे ध्वस्त कर सकता था। लेकिन वह तो डर कर भागा था। मेरा डर खुशी में बदल गया। इतना दुबला हूं कि मुझसे घर के चूहे तक नहीं डरते, लेकिन आज तो मुझसे डर कर महाबली मगर भागा खड़ा हुआ। चूहे ने डरे, मगरमच्छ तो डरता है। मगर के भागने से जमीन पर बनी रेखा को मगर रेखा को देखता रहा। करक रेखा पर रहता हूँ, मगर रेखा तक कैसे जा सकता हूँ। लेकिन नर्मदा जी की कृपा से आज मगर रेखा अनायास देखने को मिल गई। मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि मेरे साथियों ने भी इसे जरूर देखा होगा, क्योंकि कोई 10 मिनट पहले ही तो वे यहाँ से निकले थे। हथेड़ नदी की चट्टानों पर बैठे मेरी बाट जोह रहे थे। मैंने जब उन्हें मगर के बारे में बताया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कोई मगर नहीं देखा था। यह सुनकर मुझे भी कम हैरानी नहीं हुई। अब रमू पछाने लगा कि कहने लगा, यह तो मगर के रूप में नर्मदा मैया ने आपको दर्शन दिए। मैं बड़ा भागा हूँ। आपका कहना मानता तो मुझे भी मैया के दर्शन होते। थोड़ी देर में आवरी घाट
आवरी घाट पहुंचे। गांव तो दूर है पर नर्मदा तट पर मंदिर है, वहीं रात रहे। वहां रमू ने सबसे पूछा, दूध लेने गांव गया तो वहां भी पूछ आया, पर किसी ने नहीं कहा कि यह नर्मदा में मगर है। ठीक है, यहाँ नर्मदा में मगर है। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह नर्मदा मैया ही थी जिसने मगर के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। ऐसी बातों में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है। मैंने उसे बहुत तेरा समझाया कि वह मगर ही था, कुछ और कुछ नहीं, लेकिन वह नहीं माना। वैसे मुझे भी इस बात का आश्चर्य जरूर हुआ कि जब यहाँ कोई मगर नहीं तो वह आया कहाँ से। मुझे लगता है कि मगर शायद उनको जो बड़ी वाली गो होती है ना, गो, ठीक है, वो दिख रही होगी, बड़ी बड़ी होती है ना, डिस्कवरी चैनल पर दिखाते हैं पूरी बड़ी बड़ी ऐसे, वो दिख रही होगी। ठीक है, अगर मगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चलो। लेकिन रमू के लिए जो चमत्कारी घटना है, मेरे लिए जो आश्चर्यजनक घटना है, एक प्रकृतिविद के लिए वही एक बिल्कुल सामान्य घटना होगी। यहाँ से चले। तड़के ही इंदना संगम पड़ा। रोज दोपहर को स्नान करते थे, लेकिन आज संगम स्नान के लालच को रोक नहीं सके। बड़ी ठंड थी, फिर भी स्नान किया और आगे बढ़े। घुघरा के पास नर्मदा के बहुपाश में 2 टापू दिखाई दिए। बड़े का नाम था जुगला, छोटे का नाम था जुगली। घुघरा के पास 2 टापू दिखाई दिया, मोटड़ा को नाम हो जुगला और छोटे का नाम हो जुगली। रात पथोरा में रहे। जिस कुटी में हम रुके थे वहीं सागर निवासी पति पत्नी भी रुके थे। वे नर्मदा परिक्रमा कर चुके थे, अब ओंकारेश्वर जल चढ़ाने जा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान इस गांव में चातुर्मास अच्छा किया था, इसलिए गांव वालों ने स्नेह हो गया था। गांव वालों ने इन्हें रोक लिया। गांव की लड़कियां पत्नी को घेरे रहती थी। वह मुझसे कहने लगी, मैं जब घर पर थी तो कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी, कभी सिर में दर्द तो कभी पेट में दर्द, जरा सा पैदल चलते पाँव में दर्द, फिर बुखार। लेकिन जब से परिक्रमा पर निकली हूँ सारी बीमारियां गायब हो गई है। सारा दिन चलती रहती हूँ तब भी कुछ नहीं होता। खूब स्वस्थ प्रसन्न हूँ। हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ आई हूँ, उनकी याद जरूर आती है। अगर मैं डॉक्टर होता, लेखक कहते हैं, अगर मैं डॉक्टर होता तो अपने आधे से अधिक मरीजों को उनके रोग के मुताबिक 15 दिन से लेकर 3 माह तक की नर्मदा परिक्रमा बताता। कहता, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है, यह फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा करेगी। आप नर्मदा परिक्रमा पर या किसी भी पदयात्रा पर निकल जाइए, उससे आपके तन के साथ मन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। रात में पड़ोस के किसी घर से लोकगीत के स्वर आने लगे। सागर निवासी सज्जन से मैंने कहा, चलिए गीत सुनने चले। वे हंसने लगे। लगता है ये गीत यहीं कहीं से आ रहे हैं, लेकिन वे नदी के चौड़े पाट के उस पार से आ रहे हैं। कभी कभी तो उस तट की बातें तक हवा के साथ बहकर यहाँ आती है, साफ सुनाई देती है। उन गीतों का स्वर लहरियों ने थपकियां देकर हमें कब सुला दिया कुछ पता भी न चला। भोर होते ही चल दिए। होशंगाबाद से चले, आज चौथा दिन है। वहां से चलते समय मैंने एक अखबार खरीद लिया था, जानबूझकर पढ़ा नहीं था, सहज कर रख लिया था। जब 8 दिन तक अखबार नहीं मिलेगा, इस अवधि को आधा करने के लिए आज चौथे दिन मैंने उसे निकाला और इत्मीनान से पढ़ने लगा। वह मुझे एन आज का जान पड़ा। यह तो 4 दिन पुराना था। नाम और तारीख पर ध्यान न दे तो 10 साल पुराना अखबार भी हमें आज का ही जान पड़ेगा। डकैती, मैंने क्या पढ़ा, डेकली, क्यों पढ़ा डेकली, आई डोंट नो। डकैती, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सत्ता की छीना झपटी खबरों की यही तो अमरबेल है जो सदा अखबारों पर छाई रहती है। अगर मैं किसी अखबार का संपादक होता तो मेरा अखबार रोज न निकलता, या रोज को ही निकल दो। जिस दिन ढंग का समाचार न होता उस दिन अखबार बंद रहता। एक स्थायी सूचना छाप देता कि जिस दिन अखबार न आए उस दिन समझ लीजिए कि कोई समाचार नहीं है। बिना किसी समाचार के अखबार 12 या 16 पृष्ठों का छाप देना मूल्यवान अखबारी कागज की और पाठकों के समय की बर्बादी ही कही जाएगी। शाम को भिलाड़िया पहुंचे हैं तो छोटे कद का गांव पर काठी उसकी राजधानी की है। बीच में राजपथ जैसा सीधा चौड़ा समतल रास्ता और दोनों ओर घर।
नर्मदा पर छोटा सा घाट, उसी से लगा मंदिर, मंदिर की पर्ची में रहे, मंदिर में ही सदाव्रत मिल गया। हमारे साथियों के द्वार द्वार मांगने जाना नहीं पड़ा। प्राय हर गांव में सदाव्रत मिल जाता और दूध के लिए जरूर मांगने जाना पड़ता। हमारे तीनों साथी चाय के आदी हैं। कक्का सबसे अधिक, वे रम्मू को दूध के लिए रवाना कर देते। मिलनसार रम्मू कहीं न कहीं दूध ले ही आता। रम्मू ही वह बड़ा मजेदार, सब देखो तब नाचता रहता, जब देखो तब नाचता रहता, पगडंडी पर चलते चलते सहसा नाचने लगता और गांव वालों के गांव वालों के आगे नाचने में उसे कोई संकोच नहीं। कक्का और रम्मू के स्वभाव में बड़ा अंतर है। कक्का गंभीर और कामकाजी है, रम्मू फक्कड़ और मस्त मोला है। दादू की वजह से दोनों का साथ निभ रहा है, वरना दोनों कब के अलग हो गए होते। दादू बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लगता है कोई संत बोल रहे हैं। बढ़िया, उम्दा, बहुत उम्दा, यही बोल है उनके मुंह से निकलते हैं, यही बोल उनके मुंह से निकलते हैं। मोटी और कच्ची या फिर जली रोटी पाकर भी वे कहते हैं बहुत बढ़िया है। रात गोदा गांव में रहे। यहाँ गंगा गंगा सॉरी गंजाल है। गंजाल नर्मदा में यहाँ मिलती है। गंजाल कोई नदी है, वहाँ मिलती है नर्मदा। इसी संगम के पास बनी है महतों की छतरियां। यहाँ से नर्मदा बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ एक धर्मशाला है, रात उसी में रही। छोटी छिपानेर के बाद दोपहर को बजरंग कुटी पड़ी। रात समाजवाद में रहे। सॉरी, मैंने गलत उच्चारण कर दिया, ठीक है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। रात हम शमशाबाद में रहे, ठीक है। देखो मैंने क्या पढ़ा, समाजवाद, क्या ही दिखता है, शमशाबाद में रहे। यहाँ से आगे बढ़े तो हंडिया में नर्मदा पर बना सड़क का पुल दिखाई देने लगा। पास लगता था पर काफी दूर है। मार्ग में बहुत से प्रकंपावासियों का साथ हो गया, उनमें स्त्रियां भी थी। कहीं सुस्ताने बैठे तो प्रकंपावासी सुई या चिमटी से पैरों में लगे कांटे निकालते। कुछ एक के खून भी निकल आता, लेकिन दूसरे ही क्षण वे नंगे पैर चल देते। शाम को बम्बोहरी पहुंचे। सभी सदाव्रत लेने गए। कुछ दिनों से फूल सिंह भी सदाव्रत लेने चला जाता है। यदि दाता उदार जान पड़ता तो खुद का मांग लेता, और अति उदार लगा तो मेरा भी ले आता। अभी बम्बोहरी में रह गए, लेकिन हम 5 नर्मदा तट पर बनी कुटी में रहे। सुबह आगे बढ़े, हंडिया पहुंचते हमें दोपहर हो गई। उस पार हंडिया, इस पार नेमावर। यहाँ नर्मदा का मध्य है। अच्छा, कहाँ नर्मदा का मध्य है? इस पार हंडिया, उस पार नेमावर, उस पार नेमावर है, ठीक है। यह नर्मदा का मध्य है। नर्मदा के उद्गम और संगम के मध्य में है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है। आखिर थोड़ा थोड़ा करके मैं नर्मदा के मध्य तक पहुंच गया। मेरी खुशी का क्या कहना। मन में यह आशा भी बलवती हुई कि जब नर्मदा के मध्य तक पहुंच चुका हूं तो नर्मदा मुझे अधबीच नहीं छोड़ेगी। एक न एक दिन मुझे समुद्र तक भी पहुंचा देगी। कल दिवाली है, दिवाली यहीं मनाएंगे, परसों घर लौटेंगे। दादू, कक्का और रम्मू आगे बढ़ जाएंगे। बिछोह का विचार अच्छा नहीं लगता। 2 दिन से रम्मू नाश्ता गाना बंद हो गया, कभी चुप न रहने वाला। रम्मू कुछ बोलता ही नहीं। यही हालत हमारा है। 15 दिनों के साथ में वे मेरे कितने सगे हो गए हैं। शाम को पड़ोस के आंगन में घर की बहू रंगोली सजा रही थी। सुहाने आकारों और मधुर रंगों वाली रंगोली से उसका आंगन जगमगा उठा। दिवाली के दिन सवेरे से ही छकड़ों में बैठकर आसपास के हजारों ग्रामीण का आना जाना शुरू हो गया। बैलों के झुंड आने जाने लगे। ऊंचे पूरे शानदार बैल। किसान अपने बैलों को नर्मदा में ले जाते और रगड़ रगड़ कर नहलाते। किसानों की चीख पुकार और बैलों के गलों में बजी घंटियां और पानी की छप छप के कारण वातावरण में कैसा गूंज रहा था। तीसरे पहर होते ही छकड़े, बैल, किसान सब गायब हो गए। शाम को अंधेरा घिरने लगा। मैं नर्मदा तट पर चट्टान पर अकेला बैठा था। दिन को यह कैसा मेला भरता था, और शाम होते ही सब सूना और हो गया। इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता है। तभी दादू आ गए। दादू में दिए लाए थे। एक दिया जलाकर नर्मदा में प्रवाहित किया और मुझे एक दे दिया।
लो तुम भी छोड़ दो। तो यह मेरी पसंद का काम था। दिया लिया प्रभात तक किया और प्रज्वलित करने ही वाला था कि अचानक कुछ याद आया। दिया जलाकर दादू को वापस कर दिया। क्यों? बस यूं ही। फिर भी दादू के बहुत कहने पर मैंने कहा, सुनिए दादू जी, आज दिवाली है। ठीक उसी तरह एक दिवाली को मैं अमरकंटक में था। रात के अंधेरे में एक दिया जलाकर नर्मदा कुंड में प्रवाहित किया था और माँ नर्मदा से कहा था कि एक दीप तू जलाना मेरे हृदय में, ताकि भीतर का अंधेरा दूर हो जाए। आज इसे ठीक 5 साल हो गए हैं। 5 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन नर्मदा ने दीप नहीं जलाया। जलाने की तैयारी भी नहीं नजर आती। इसलिए तब मैं भी दीप नहीं जलाऊंगा। नर्मदा से मैं रूठ गया हूँ। दादू हंस पड़े। अरे पगले, भीतर का दिया क्या इतनी आसानी से जलता है? एक बार कह देने से जलता है? उसमें 5 साल क्या सारा जीवन लग सकता है, नया जन्म भी लेना पड़ सकता है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। कोई बोला नहीं। फिर दादू ही बोले, बाहर का दिया चट जलता है तो पट बुझ भी जाता है, भीतर का दिया देर से जलता है तो आसानी से बुझता भी नहीं है। उसका उजाला देर तक रहता है, दूर तक फैलता है। इसलिए धीरज रखो, जल्दबाजी ठीक नहीं है। ये में उसे दिए का पानों की ललक हो सॉरी ये में उसे दिए को पाने की ललक हो और एकदम उसे दिए की ओर बढ़ रहे हो तो इतना काफी है कि उठो बेटे, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रात्रि का निस्तब्धता में दादू दादू की वाणी किसी मंत्र की तरह गूंज उठी। मुझे मेरी गलती का भान हुआ। मैं रूठता जल्दी हूँ तो मान भी जल्दी जाता हूँ। अत्यंत प्रसन्न मन से दीप जलाया और भक्ति पूर्वक प्रवाहित किया और अपना आंसुओं से भीगा चेहरा नर्मदा के आंचल में छुपा लिया। दादू मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब हमारा गया हंडिया से ओंकारेश्वर 12वां भाग।